सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका लेक्चर नंबर 14 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के जो दो आखिरी राइट्स है आपके आर्टिकल से, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32। इनको समझेंगे कि कैसे आर्टिकल 31 आपको राइट टू प्रॉपर्टी का हक देता है और क्यों इसे बेसिकली एक फंडामेंटल राइट से चेंज करके एक लीगल राइट बना दिया गया था। ये सारी चीज़ें समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आखिर बेसिकली है क्या, और कैसे अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट जो रहता है वो आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले। एंड लास्ट में मैं और भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि बेसिकली देखो आर्टिकल 33, 34 और 35 जो है आपकी बुक में नहीं बताया हुआ है कि वो बेसिकली क्या है, तो मैं आपको लास्ट में भी उसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद हमारा ये जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स का जो यूनिट 2 है हमारा, ये भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम अपना थर्ड यूनिट भी चालू कर देंगे। तो देखो बेसिकली एक एक जो हमारा आर्टिकल 31 है पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली हमारा आर्टिकल 31 जो है वो कहता क्या है। आर्टिकल 31 देखो बात क्या करता है, बेसिकली आर्टिकल 31 कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली बात करता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ही बताया गया है कि देखो अगर आप बेसिकली जब मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया था तो उसके अंदर देखो जब हमने आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे तो उस आर्टिकल 19 का जो 6th फ्रीडम था, बेसिकली जो आर्टिकल 19 का जो एफ था, जो 6th फ्रीडम था, वो बेसिकली क्या था, वो भी बेसिकली एक टाइप से देखोगे तो वो जो फ्रीडम था वो भी प्रॉपर्टी के ऊपर ही था। ठीक है, कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और चाहे तो डिस्पोज भी कर सकते हो। मतलब खत्म, मतलब क्या, एक टाइप से आपके पास प्रॉपर्टी का हक था कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी पूरी उसके ऊपर हक है। आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टी को आप चाहो तो उसे रख भी सकते हो, नहीं बेचना चाहो मत बेचो, और आप चाहो तो उसे खत्म भी कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी को जला दो, कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी के पास मतलब आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हक है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 19 का एफ आपको ये परमिशन देता है, राइट देता था। ठीक है, लेकिन देखोगे तो उसको भी फिर हटा दिया गया था। तो हमारा ये जो आर्टिकल 31 है ये भी तो देखोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी ही है, तो क्या ये भी वही सेम चीज रिपीट कर रहा है। तो देखो बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 31 है ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता है। ओके, देखो आर्टिकल 19 का जो एफ है वो उस प्रॉपर्टी की बात करता है जो हम खरीदते हैं। ठीक है, जो हम एक्वायर कर सकते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो मैं दिल्ली घूमने गया तो दिल्ली घूमते घूमते मेरे को एक घर पसंद आ गया, चलो एक घर अच्छा लग रहा है, इसी को खरीद लेते हैं। वैसे भी दिल्ली में तो सेटल होना अब है, दूसरी जगह अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अभी इधर ही रहेंगे। ठीक है, तो आपने दिल्ली में एक घर खरीद दिया, तो वो जो घर आपने खरीदा है उस बेसिकली देखो तो क्योंकि आपने वो घर खरीदा है तो वो आर्टिकल 19 का एफ वाला बेसिकली प्रॉपर्टी का वो बात कर रहा है। आर्टिकल 19 का जो एफ है वो उस प्रॉपर्टी का बात करता है जो आप खरीदते हो खुद। ठीक है, और आर्टिकल 31 जो है ये उस प्रॉपर्टी की बात करता है जो आपको फ्री में मिली हुई होती है। ठीक है, अब आप बोलेगा हमको फ्री में कौन प्रॉपर्टी देता है, तो देखो गांव में आपने देखा होगा भैया आपके पास जमीन होगी। ठीक है, गांव में आपके पास खेत होगा या फिर गांव का खुद का घर होगा बेसिकली जो आपके दादा परदादा ने बनाया था। ठीक है, तो वो घर या फिर वो जो जमीन है गांव में वो आपने खरीदी थोड़ी है, वो तो आपकी पुश्तैनी जमीनें हैं या फिर पुश्तैनी बाप दादा की मतलब बने हुए घर है, वो तो मतलब आपने खरीदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है एक टाइप से देखो तो वो भी तो आपकी ही प्रॉपर्टी है ना, तो उसके ऊपर भी आपका हक होना चाहिए। तो आर्टिकल 31 जो है वो बेसिकली उसी प्रॉपर्टी का आपको हक देता है जो आपने खरीदी नहीं है, जो आपको मिली हुई है। ठीक है, तो आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकते हो क्योंकि एक्वायर तो कर ही चुके हो, आपको तो ऐसे ही पैदा होते टाइम पे ही आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई थी। लेकिन आप चाहो तो इसे होल्ड भी रख सकते हो और आप चाहो तो इसे डिस्पोज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपकी दादा थे और आपके दादा के पास एक पुरानी गाड़ी थी। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि दादा तो खत्म हो गए, लेकिन अब गाड़ी है आपके पास तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे खत्म भी कर सकते हो और आप चाहो कि मैं किसी को ना बेचूं या जिंदगी भर अपने पास ही ये गाड़ी रखूं तो आप रख भी सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 31 जो है बेसिकली यही इसी प्रॉपर्टी का हक देता था कि आपके जो पुश्तैनी जो आपने खरीदी नहीं है उस प्रॉपर्टी का ये हक देता था कि आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है, देखो पढ़ते पढ़ते मैं आपको बताते जाता हूँ और आगे क्लियर करते जाता हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ क्या बताया, बेसिकली आर्टिकल 31 की डेफिनेशन दी गई है। बताया गया कि आर्टिकल 31 आखिर कहता क्या है कि देखो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखो इसका मतलब है कि कोई भी आदमी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको और बेसिकली लॉ जो है यानी बेसिकली जो कानून है वो इसकी सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। ठीक है, यानी अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी छीनेगा तो जो लॉ रहेगा वो आपको बचाएगा और आपकी प्रॉपर्टी को लेने नहीं देगा। यानी आपके आसपास के समाज के कोई भी आदमी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता। मान लो आपके आसपास में कोई गुंडा रहता है तो गुंडा जो रहेगा वो आपके घर को हड़प नहीं सकता। ठीक है, जो आपने आपके
बाप दादा है, या फिर आपकी ज़मीन को नहीं हड़प सकता। गांव में सुना होगा आपने कि गांव में लोग जो रहते हैं दूसरे की ज़मीन हड़प लेते हैं, तो आप चाहे तो केस करके अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हो, ठीक है। तो लॉ जो रहेगा वो आपको बचाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को किसी को भी छीनने नहीं देगा, ओके। बट यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट कंपनसेशन विल बी पेड टू अ पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज़ बीन टेकन फॉर पब्लिक पर्पस। यानी क्या कि अगर पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी प्रकार के किसी आदमी का प्रॉपर्टी लिया जाता है तो उस आदमी को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखो ये आर्टिकल 31 बेसिकली कह रहा है कि देखो कोई भी जो आदमी है, यानी समाज में कोई भी आदमी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है अगर आपकी प्रॉपर्टी को, तो आप चाहो तो उसके ऊपर केस करोगे और लॉ जो रहेगा वो आपकी प्रॉपर्टी को आप दे देगा, ठीक है। यानी बेसिकली आपको बचाएगा, आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता, आपके आसपास के कोई लोग आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, मान लो आपका घर है जहाँ पर, मान लो जैसे कि यहाँ पर आपका घर है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो जगह है यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन बहुत अच्छी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लगा यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहिए। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने यहाँ के आसपास के जितने भी घर थे वो सब घर खरीद लिए, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा घर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट बन नहीं पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी मांगेगी, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है प्रॉपर्टी ना दो तो गवर्नमेंट चाहे तो आपसे जबरदस्ती भी ले सकती है, ठीक है, छीन लेगी आपसे प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के बदले में आपको कुछ कंपनसेशन नहीं, पैसा उसके बदले में दे देगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 31 यही कर रहा है कि आपसे आपके आसपास का कोई भी आदमी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, लॉ आपको बचाएगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है और उसके बदले में आपको कंपनसेशन दे देगी, ओके। ये आर्टिकल 31 कहता है, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखो ये बेसिकली जो आर्टिकल 31 का जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, ये रियली में देखोगे तो ये आर्टिकल 300A की डेफिनेशन है, ओके। आर्टिकल 31 की डेफिनेशन ये बेसिकली अमेंड कर दी गई थी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या आप बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये तो वैसे तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 31 में क्या आर्टिकल 19 दोनों एक ही जैसे थे, तो ये तो बता दिया हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको समझो, ओके। लिखा क्या हुआ है देखो कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू द राइट टू प्रॉपर्टी वेयर अमेंडमेंट अ नंबर ऑफ टाइम। मतलब बेसिकली यहाँ पर देखो कि हमारा ये जो आर्टिकल 31 है, ठीक है, इसको बेसिकली देखो जब आर्टिकल 31 बनाया गया था, देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पर हमारे देश जो था उसको उतना विकास नहीं हुआ था, ठीक है, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो किसका किधर किधर घर रहता था कुछ पता ही नहीं रहता, सबको ये अधिकार दे दिया गया था उस टाइम पर कि हाँ भैया आपकी राइट टू प्रॉपर्टी का आपके पास हक है, आपका कोई भी जमीन जो है वो छीन नहीं सकता, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपकी जमीन नहीं छीन सकती, ठीक है। तो उस टाइम पर आर्टिकल डाल दिया गया था। तो उस टाइम पर बेसिकली अगर आर्टिकल 31 की डेफिनेशन देखोगे तो उस टाइम पर ये नहीं था कि गवर्नमेंट आपसे छीन सकती। हाँ ये है कि अगर आप मर्जी से बेचना चाहो तो बेच सकते हो, उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन आपसे कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता था, ठीक है, कि आप नहीं देना चाहो तो नहीं जबरदस्ती लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर होता क्या था कि देखो अब विकास डेवलपमेंट कुछ हुआ रहता नहीं था, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, और गवर्नमेंट को यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, और आपका ये छोटा सा घर है। अब इसके आसपास के जितने भी लोग हैं सबने अपना अपना घर बेच दिया, लेकिन आप नहीं बेच रहे हो। आप बोल रहे हो भैया मेरी ये मतलब दादा परदादा ये पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, ये मैं नहीं बेचूंगा, ये मेरे दादा की निशानी है घर मेरा, ठीक है, तो आप नहीं बेचोगे बोल रहे हो। अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, गवर्नमेंट अब कैसे बनाएगी एयरपोर्ट, ठीक है। और अगर मान लो गवर्नमेंट जबरदस्ती करती थी तो आर्टिकल 31 का अगर देखोगे, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, और फंडामेंटल राइट क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है, तो अगर कोई मान लो गवर्नमेंट जो रहती थी उस टाइम पर अगर वो किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती देती थी कि कोई नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती मार पीट कर भगाती थी और उसकी जबरदस्ती जब प्रॉपर्टी छीन लेती थी, तो वो आदमी जो रहता था वो आर्टिकल 32 की मदद से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेता था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलता था भैया फंडामेंटल राइट है इसका कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी का हक है इसके पास में, तो तुम नहीं छीन सकते, चाहे कोई भी पर्पस हो, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। तेल लेने गया कि तुम किस लिए ले रहे हो, अच्छे काम के लिए खराब काम के लिए, तुम इसका फंडामेंटल राइट छीन क्यों रहे हो, नहीं छीन सकते तुम, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि गवर्नमेंट जो रहता कोई भी मतलब प्रोग्रेस वाला काम रहता था तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि ज़मीनी लोग नहीं बेचते थे, ठीक है। तो उस टाइम पर बेसिकली किया गया वैसे तो देखो काफ़ी बार चेंजेस हुए हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर देखोगे तो मेनली जो आर्टिकल के अंदर चेंज किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, वो किया गया था 1978 में। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है ये था क्या, में बेसिकली जो अमेंडमेंट किया गया था 44th जो अमेंडमेंट किया गया था, मतलब देखो पहले 43 अमेंडमेंट हो चुके थे, तो 1978 में 44th वाला अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर ये किया गया चेंज बेसिकली कि देखो जो हमारा ये आर्टिकल 31 है
इसको अंदर बेसिकली ये चेंज किया गया कि देखो ये जो आर्टिकल 31 है, क्योंकि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टिकल 31 है, इसको एक फंडामेंटल राइट से चेंज करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। यही अमेंडमेंट में किया गया था क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। तो ऐसे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता था कि अगर वालों आपको मतलब बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो और अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्हें बेसिकली उसका जो फंडामेंटल राइट है वो जबरदस्ती गवर्नमेंट से छीन कर वापस उस आदमी को दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज हो जाती थी, इसलिए इसको चेंज ही कर दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया आर्टिकल 31 को। यानी अभी ये जो हम आर्टिकल 31 पढ़ रहे हैं ना, ये असली में फंडामेंटल राइट्स के अंदर है ही नहीं, ठीक है। इसको डिलीट कर चुके हैं इसके अंदर से, ओके। अब बेसिकली डिलीट करने के बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, ओके। लीगल राइट बेसिकली वो राइट होते हैं जो कि आपके आसपास के समाज में कोई आपसे वो आपके राइट नहीं छीन सकता। बेसिकली सेम वैसी ही सारी चीजें जैसे हमारा आर्टिकल 31 कहता था, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। देखो लीगल राइट वो राइट होते हैं जो कि आसपास के आपके लोग नहीं छीन सकते, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो आपसे छीन सकती है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज होती है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो आपका वो जो राइट है, वो जो हक है, वो छीन सकती है। जैसे पासपोर्ट हो गया, तो पासपोर्ट देखोगे तो वो भी एक लीगल राइट है आपका, ठीक है, कि भैया मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक लीगल राइट है। तो आपसे कोई भी आपका पासपोर्ट नहीं छीन सकता। आपका आस पड़ोस वाला आपका पासपोर्ट, मान लो आपका पड़ोसी है, अगर वो आपका पासपोर्ट छीन के भाग जाता है तो आप चाहो तो पुलिस केस कर सकते हो, भैया मेरा पासपोर्ट लेके भागा है वो, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपका पासपोर्ट सीज कर लेती है, छीन लेती है आपसे, तो आप बेसिकली देखोगे तो एक टाइप से लीगल राइट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो आपका वो जो बेसिकली लीगल राइट है वो छीन सकती है। तो बेसिकली यही किया गया कि हमारा ये जो आर्टिकल 31 है कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया कि भैया कल को अगर हमको कोई प्रॉपर्टी अगर मान लो लेना रहेगा और नहीं दे रहा रहेगा सामने वाला, तो हम छीन भी सकेंगे उसकी प्रॉपर्टी, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब लीगल राइट बनाने के लिए ऐसे थोड़ी बोलने से थोड़ी लीगल राइट बन जाता है, तो इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल डाला गया जब ये बेसिकली इसको डिलीट किया गया, और उसके बदले में एक दूसरा आर्टिकल डाला गया जो कि था बेसिकली आर्टिकल 300A, ठीक है। और यही आर्टिकल 300A जो है ये एक लीगल राइट है आपका, बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी का, कि आपके पास हक है आपकी प्रॉपर्टी का, कि आप बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो छीन सकता है। आपके आसपास के लोग आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकते आपसे, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो छीन सकती है, ठीक है। तो यही कर दिया गया था हमारा 1978 के जो 44th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो एक तरफ से आप ये समझ सकते हो कि हमारा ये जो आर्टिकल 31 है इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिया गया था, ओके। अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब एक दो चीज़ें और है जो जानने की चीज़ है कि देखो बेसिकली अब क्योंकि देखो इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था, तो हमारा जो गवर्नमेंट है अब उसके ऊपर बेसिकली आप एक टाइप से कह सकते हो कि कोई भी एक रहता है ना कि भाई मतलब जिम्मेदारी रहती है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि देखो क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 300A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड दैट नो पर्सन शॉल बी डेप्रीवेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। मतलब वही चीज़ कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीन सकता, मतलब कानून आपको बचाएगा, ठीक है। लेकिन दस इफ अ लेजिस्लेचर मेक अ लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई मतलब जो गवर्नमेंट है अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को लेना किसी काम के लिए, देयर वुड बी नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू पे एनीथिंग। यानी क्या कि अगर मान लो गवर्नमेंट को आपका ये घर चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो आपका जो घर है वो आपसे जबरदस्ती छीन सकती है। अगर आप नहीं देते तो आपसे छीन भी सकती है, और उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, एक टाइप में रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती है कि भैया वो आपको पैसे देंगे उसके बदले में, ठीक है, मतलब उसके बदले में कुछ भी पे करे। तो अगर वो नहीं भी देते आपको पैसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो भैया मेरा जमीन भी छीन लिया और पैसा भी नहीं दिया, मेरे को कंपनसेशन भी नहीं दिए। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ऑब्लिगेशन ही नहीं है देना। वो देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी देते तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, ओके। लेकिन उस टाइम पे क्या करना चाहिए तो आगे आपको बताऊंगा बेसिकली कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते तो एक और तरीका रहता है कंपनसेशन लेने का, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती गवर्नमेंट की, वो चाहे तो दे सकती है वरना नहीं भी देगी, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा ही नहीं सकते आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, क्योंकि आर्टिकल 31 को अब एक लीगल राइट बना दिया गया है जिसका एक नया आर्टिकल का नाम आर्टिकल 31 को आर्टिकल अब 300A में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अभी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और बेसिकली देखो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो। देखो आर्टिकल 32 क्या होता है अभी आगे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके समझ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली
क्योंकि यहाँ पर अब बेसिकली हमने ये कर दिया कि इसको अब एक फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोला जाता है। तो बेसिकली देखोगे तो इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था हमने, जिसकी वजह से अब से बेसिकली हम जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट आपसे चाहे तो छीन सकती है, लेकिन बेसिकली आपके आसपास के लोग आपसे नहीं छीन सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो आपसे छीन सकती है और बेसिकली चाहे तो आपको कंपनसेशन नहीं भी देती है। बट अगर आप चाहते हो भैया मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए, पैसा तो चाहिए, प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीन ली है लेकिन पैसा नहीं दे रहे, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो हाई कोर्ट जा सकते हो। बेसिकली देखो हाई कोर्ट जाने का भी एक तरीका रहता है, मतलब आप चाहो अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली रहती है, छीन ली रहती है, तो अगर देखो सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे और भी काफ़ी सारे प्रकार के राइट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉपी राइट। ठीक है, तो कॉपी राइट भी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आप अगर मान लो आपका कोई कंटेंट चोरी कर लेता है या फिर कॉपी करके बना देता है, तो ऐसे टाइम पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया ये तो मेरा राइट छीन रहा है, कॉपी राइट कर रहा है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि एक टाइप से देखो तो वो भी आपका एक लीगल राइट है, तो आप उसके लिए बेसिकली जा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी का भी कंपनसेशन आपको नहीं मिला है, गवर्नमेंट ने छीन लिया और प्रॉपर्टी का पैसा भी नहीं दिया, तो आप हाई कोर्ट में जाकर बेसिकली उसका कंपनसेशन ले सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 31 है जो कि कहता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो एक बेसिकली लीगल राइट यानी बेसिकली कन्वर्ट हो गया, अब एक लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 32 क्या कहता है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 32 को समझ लेंगे तो आपको आर्टिकल 31 और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये कहता क्या है आर्टिकल 32, बेसिकली आप कह सकते हो कि आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 31 तक जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है, उनको फंडामेंटल राइट्स रखने के लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको बचाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी छीनता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले दूं, जैसे मान लो कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है, और वहाँ पर आप पढ़ते हो। ठीक है, अब सरकारी स्कूल के टीचर आपको बताइए उतने अच्छे से पढ़ाते नहीं है, मतलब कुछ पढ़ाते नहीं है, कुछ होते हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं। तो मान लो कोई टीचर है जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, या फिर मान लो एक क्लास है, एक क्लासरूम है, चौथी पाँचवीं के बच्चे लोग बैठे हुए क्लास के अंदर। ठीक है, जिसमें आप भी बैठे हो, आप भी मान लो 5वीं में ही हो अभी। ठीक है, तो आप 5वीं के क्लास के अंदर बैठे हुए हो। अब सामने जो आपके टीचर है उसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा है, वो बैठकर गेम खेल रहा है, मोबाइल में पबजी फ्री फायर खेल रहा है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो आपका जो एजुकेशन का राइट है वो तो छीन रहा है वो टीचर। ठीक है, आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए तो वो दे नहीं रहा एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो टीचर है वो आपका एजुकेशन का राइट छीन रहा है, और ये भी क्योंकि एक आपका फंडामेंटल राइट है कि भैया आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए और वो आपको दे नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो उसके ऊपर। ये जो आदमी है, ये जो टीचर है हमारे स्कूल का, कौन सा स्कूल है, जो भी स्कूल है, इसका जो ये टीचर है, ये मेरा राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है, यानी आर्टिकल 21 का जो ए वाला जो मेरे पास अधिकार है ना, वो ये छीन रहा है ये टीचर मेरे से। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वो जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा बेसिकली वो आपको बेसिकली कह सकते हो आदेश देगा उस टीचर को, मतलब अपना जजमेंट देगा, जो भी उसको कार्रवाई रहेगी वो करेगा, और आपके जो भी आपके राइट है वो आपको वापस दे देगा, यानी आपको बेसिकली भुगतान करेगा। आपके राइट्स अगर कोई आपको छीनता है तो आपके राइट्स को वापस करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंदर आप कह सकते हो कि जितने भी आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी गारंटी लेने का काम जो करता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीनते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो आपके बेसिकली जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो आपको वापस कर देता है। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट को इतना लाइटली मत लो। ठीक है, अगर आप मान लो कोई नॉर्मल केस होता है, यानी अगर जैसे मान लो आपका भाई है, ठीक है, उसको पुलिस जेल में लेके चली गई, ठीक है, मान लो चोरी चकारी किया तो जेल में लेके चली गई, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते केस को चलाने के लिए, भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके ऊपर केस लड़ेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते उस चीज़ के लिए, ऐसे छोटे मोटे केस के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही अगर रहता है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ते हो केस। ठीक है, वहाँ पर काम नहीं चलता तो फिर हाई कोर्ट में जाते हो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई आपका फंडामेंटल राइट छीनता है, यानी और जैसे कोई क्लास टीचर है और आपको पढ़ा नहीं रहा है, तो आपका एजुकेशन का राइट छीन रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपको डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट जो रहता है उसके पास पावर इतनी रहती है कि अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया और अगर किसी ने नहीं माना तो उसको उससे ज़्यादा सजा मिलती है। मान लो कोई पुलिस वाला है, आपको मतलब का पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपको जेल में डाल दिया, और आपका राइट टू फ्रीडम जो है भैया घूमने फिरने की आज़ादी वो छीन लिया, तो ऐसे टाइम पर पुलिस वाले को ऑर्डर देगा, भाई इसको छोड़ो नहीं तो तुम्हारा वर्दी छीन लेंगे। और अगर पुलिस वाला नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो उसका रहेगा उधर का, उसको सस्पेंड तक कर सकता है। ठीक है,
तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी पावर रहती है और इस पावर का इस्तेमाल करके बेसिकली हम जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। तो यही आर्टिकल 32 जो है ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट जो है वो कोई छीन रहा रहेगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी गारंटी लेता है कि आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है अगर कोई छीनेगा तो मैं आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करूँगा, बचाऊंगा। ठीक है, तो यही आर्टिकल 32 कहता है। आप देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी है, आपको अच्छे से क्लियर होगा और कुछ रीड्स भी होते हैं, मतलब वैसे कुछ आदेश क्या क्या चीज़ें होती है तो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन आर्टिकल 32, यानी हमारे आर्टिकल 32 में आपको ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलता है। देन आगे देखो क्या लिखा है कि द राइट एम्पावर द सिटीजन टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी डिनाइल ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीनता है तो आप डायरेक्टली जो है वो बेसिकली कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली हमारा आर्टिकल 32 कहता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई पुलिस वाला है आपको पकड़ के जेल में लेके चला जाता है, आप रास्ते से जा रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे और आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लिया, बोला 500 रुपये निकाल। आपने बोला किस बात का 500 रुपया? ठीक है, उसने बोला चल तूने अच्छे से मतलब अब उसने बोला तूने सिग्नल तोड़ा है, चल पानी पूरी मतलब 500 रुपया निकाल, मेरे को 500 रुपया दे। ठीक है, अब आपने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा 500 रुपये, या फिर मेरे पास नहीं है 500 रुपया। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है पुलिस वाला आपको पकड़ के जेल में लेके चला जाए, चल चल स्टेशन, चल पुलिस स्टेशन, और आपको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में आपको बंद कर दिया। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली देखो आप चाहो, क्योंकि देखो वो जो पुलिस वाला है आपने कोई भी गलती नहीं की है, आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है और आपको बिना मतलब आपका जो राइट है फ्रीडम का, घूमने फिरने की आज़ादी, वो तो छीन रहा है ना, जेल में डालना। देखो पुलिस स्टेशन के अंदर जेल में डाल देना मतलब कि आपको घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा है, यानी अपनी घूमने फिरने की जो आज़ादी है, फंडामेंटल राइट, वो छीना जा रहा है। तो आप चाहो तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो डायरेक्टली जाकर कि भैया ये जो पुलिस वाला, ये जो पुलिस स्टेशन का जो कांस्टेबल है, ये जो है मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहा है घूमने फिरने का, कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, कुछ भी मैंने नहीं किया, फिर भी मुझे बेमतलब का जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो बेसिकली हमारा सुप्रीम कोर्ट रहेगा वो देखेगा कि हाँ सही में इसने कोई क्राइम किया है कि नहीं किया, और अगर आपने सही में कोई क्राइम नहीं किया रहेगा तो आपका जो फंडामेंटल राइट है घूमने फिरने की आज़ादी वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, और हो सकेगा कि बेसिकली वो जो पुलिस वाला है उसको सस्पेंड या फिर हो सकता है उसको वार्निंग भी दी जाए, या अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आप बेसिकली समझ जाना कि हो जाएगा छुट्टी तुम्हारा। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा ये मतलब बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 32 है ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीनता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो और वो आपके बेसिकली राइट्स को बचाएगा और आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस दे देगा। ठीक है, अगर कोई छीन रहा रहेगा तो। ठीक है, अब बेसिकली सोचो जरा कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है आखिर किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को आपको बचा कर देने वाला है। ठीक है, किस तरीके से देता है, क्या प्रोसीजर होता है, मतलब कोई तो तरीका होगा ना कि हाँ डायरेक्टली ऐसे ही थोड़ी फोन करके बोल देगा ये वाले पुलिस स्टेशन वाले को ये छोड़ दे उसको। ठीक है, थोड़ी डायरेक्टली ऐसे एक प्रोसीजर होता है बेसिकली किस तरीके से बेसिकली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई भी जो कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वापस करने वाला है, बचाने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे अगर मान लो आप स्कूल में कोई गलती करते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई सामने लड़की थी और आप लड़की को छेड़ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अगर वो लड़की बोलती है देखो मैडम ये मेरे को छेड़ रहा था, तो ऐसे टाइम पर मैडम जो है उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आपको मैडम क्या करेगी? ठीक है, आपको बोलेगी इसको सॉरी बोलने के लिए। ठीक है, और आप क्या करोगे? सॉरी बोलोगे। ठीक है, वहीं पर मान लो आपने किसी लड़के को पीट दिया, मार दिया। ठीक है, एक दो चाटा या फिर हो सकता है पेट पे गुप्पी गुप्पी आपने मतलब मारपीट कर लिया आपने किसी के साथ में, और ऐसे टाइम पे मान लो वो लड़का मैडम के पास आया बोलने के लिए भैया मतलब केस लेकर कि देखो ये जो लड़का है इसने मेरे को बहुत मारा। ठीक है, तो उस टाइम पर बताओ कि मैडम आपको बोलेगी सॉरी बोलने के लिए, उस टाइम पर हो सकता है मैडम आपको मारे। ठीक है, हो सकता है एक दो डंडा या फिर चाटा वाटा मार दे कि मारपीट करने आता है स्कूल के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पर देखोगे तो आपको अलग से। ठीक है, अब उसके बाद मालूम पड़ा आपने किसी के पेट में चाकू डाल दिया और घुमा दिया। ठीक है, आदमी खत्म। तो ऐसे टाइम पर बताओ कि मैडम अभी भी आपको 2-3 चाटा मारेगी। ठीक है, अब क्या करेगी मैडम? अब आपको जेल में डालवा देगी, पुलिस को बुलाएगी, बोलेगी जेल में लेके जाओ इसको। तो देखो जिस तरीके की आप गलती करते हो, जिस तरीके का आपके राइट को छीना जा रहा है, उसी तरीके का हमारा जो जजमेंट देने वाला जो आदमी होता है वो जजमेंट देता है बेसिकली कि अगर मान लो आप लड़की छेड़ रहे हो तो आपको वार्निंग मिलेगी, अगर आप किसी को मार रहे हो तो आपको भी सजा मिलेगी, और अगर आप किसका मर्डर कर देते हो तो आपको बड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, तो हमारा कोर्ट भी इसी तरीके से करता है कि आपका किस तरीके का राइट छीना गया है और किस तरीके से छीना गया है उसी हिसाब से जजमेंट भी देता है। ऐसा थोड़ी कि हर एक आदमी के लिए एक ही जजमेंट देगा। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली किस तरीके का जजमेंट देता है। तो बेसिकली देखो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो टोटल 5 टाइप के रीड्स सुनाता है। रीड का मतलब बेसिकली आदेश होता है, यानी क्या कि अब जैसे पुलिस वाला ही था। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है भैया पुलिस वाले मान लो आपको जेल में लेकर चला गया। ठीक है, और आपने कोई गलती नहीं की है, तो ऐसे टाइम पर बेसिकली हमारा जो बेसिकली कोर्ट रहेगा सुप्रीम कोर्ट वो आदेश देगा कि भैया ये जो थाने के
जो पुलिस स्टेशन वाले हैं उस आदमी को छोड़ दो, उसने कोई क्राइम नहीं किया, या फिर क्राइम किया तो इधर लेके आओ, सारी जो भी जस्टिफिकेशन है इधर दो, और उसके बाद अगर उसने कुछ नहीं किया रहेगा तो छोड़ देना, और कुछ किया रहेगा तब इधर जेल में डाल दो, पुलिस स्टेशन में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ आदेश देता है, जिसको इंग्लिश में रीट बोला जाता है, और हिंदी में भी देखो तो रीट ही बोला जाता है इसको। तो इसको आदेश भी एक टाइप से आप बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपना आदेश देता है। और बेसिकली ये जो आदेश होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, यानी बेसिकली 5 टाइप के आदेश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट देता है, जिनकी मदद से ही आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाता है। ठीक है, मतलब इससे कुल 5 ही टाइप के बेसिकली आदेश होते हैं जिनकी मदद से सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आपके बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को छीनने से बचाता है। ठीक है, अब ये राइट कौन से ये बेसिकली होते हैं, ये रीट्स कौन से होते हैं, तो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहला होता है हेबियस कर्पस। ठीक है, क्या होता है अभी आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है मेंडेमस, उसके बाद होता है प्रोहिबिशन, उसके बाद होता है कोवेरेंटो, और उसके बाद होता है सर्जरी। ठीक है, ये 5 टाइप के रीट होते हैं, आदेश होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट देता है किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट को अगर कोई छीन रहा रहेगा तब देता है ये। ठीक है, ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके या फिर वापस दिया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली रीट कौन से आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट और कैसे बचाता है, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि करके समझते हैं। देखो सबसे पहला जो रीट होता है, यानी जो सबसे पहला जो आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है वो होता है हेबियस कर्पस। ठीक है, बेसिकली देखो ये जो हेबियस कर्पस है इसका मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में इसका मतलब देखोगे या फिर इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि बॉडी को लेके आना। ठीक है, शरीर को पेश करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, शरीर को पेश करना मतलब क्या, जैसे कि देखो आर्टिकल 22 में भी मैंने आपको देखो आर्टिकल 22 बताया था, तो उसके अंदर देखो हमने पढ़ा था कि पुलिस जो होती है, अगर मान लो उसने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर दिया, मतलब पुलिस स्टेशन पुलिस वाले थे, मान लो आप बिना हेलमेट के घूम रहे थे, या फिर आपने किसी का पॉकेट मतलब जेब काट लिया, तो पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर जब पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको आर्टिकल 22 पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है पुलिस वाला, तो उसकी ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेसिकली वो जो है उस क्रिमिनल को या फिर जो भी आदमी है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बेसिकली मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश कर दे। ठीक है, मतलब बेसिकली कोर्ट में लेके जाकर उसको दे दे कि भैया देखो इसने ये क्राइम किया था, अब इसकी सजा जो देना है वो दे दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये रहता था। ठीक है, आर्टिकल 22 कहता था। अब अगर मान लो कोई पुलिस वाला है, आपके 24 घंटे होने के बाद भी आपको जेल से छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी लड़की को लेके भागे थे। ठीक है, कोई लड़की से आपको मतलब पसंद आ गई थी, तो आप लेके भाग गए लड़की को। ठीक है, अब पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि हाँ भाई ये लड़की को लेके भाग रहा था, मतलब घर वालों ने केस किया, लड़की के घर वालों ने केस किया कि भैया हमारा लड़की को एक लड़का लेके भागा है, तो पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। ठीक है, अब लड़की को तो लड़की वाले लेके चले गए, लेकिन आपको लेने वाला कोई नहीं है, और आपको बेसिकली पुलिस लेके गई जेल के अंदर, जो आपको 2 दिन से मार रही है। ठीक है, अब 2-3 दिन हो गए, पुलिस वाले रोज आपको मार रहे। ठीक है, आपको छोड़ ही नहीं रहे, पुलिस स्टेशन से रोज पीट रहे, और आपके घर वालों को पता चल गया कि भैया हमारे घर का जो लड़का है उसको 2 दिन से पुलिस रखी हुई है इस पुलिस स्टेशन के अंदर, छोड़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो घर वाले रहेंगे, अब उनको भी अगर मान लो थोड़ा बहुत कानून पढ़ा रहेगा, वो भी अगर फंडामेंटल राइट पढ़े रहेंगे, तो वो उनको पता रहेगा कि वो चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया देखो ये जो पुलिस वाला है इसकी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना चाहिए था इसको, हमारे लड़के को, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी भी अपने पास ही रखा है, पुलिस स्टेशन में ही रखा है, तो वो चाहे तो बेसिकली जो कोर्ट रहेगा सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जा सकते हैं आर्टिकल 32 की मदद से, और वहां पर बोलेंगे कि भैया ये जो पुलिस वाला है, ये जो पुलिस स्टेशन का जो पुलिस है, कांस्टेबल है, कोई भी है, वो जो है हमारे लड़के को 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और अभी तक इस पुलिस स्टेशन में ही रखा हुआ है और अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वो बोलेगा क्या हुआ, अभी तक क्यों रखा है उसने। ठीक है, तो उस टाइम पर बेसिकली जो आदेश देगा वो उससे बोलेगा हबियस कर्पस करो, मतलब कि बेसिकली आदेश दो कि बॉडी को लाया जाए, यानी कोर्ट के अंदर पेश करो उस आदमी को, और फिर हम जजमेंट देंगे। अगर उसने कोई गलती की रहेगी तो ठीक है, नहीं की रही, अगर मान लो जजमेंट कोई गलती की रहेगी तो जेल में डाल दो उसको, और अगर उसने कोई गलती नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, तो छोड़ दो उसको। ठीक है, अपने पास मत रख, तेरे को थोड़ी उसको मतलब सजा देने का हक है, ये तो मतलब कोर्ट का हक है बेसिकली कि किसी को भी सजा देने का। ओके, तो ये आर्टिकल बेसिकली फर्स्ट रेट यही है कि अगर आपको कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी है पुलिस वाला, वो अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो भैया ये हमको ज्यादा देर तक रखा, और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है उसको बोला जाता है हैबियस कर्पस। ठीक है, कि मतलब वो बोलेगा कि वो जो बॉडी है, वो जो आदमी है, उसको पेश करो कोर्ट के अंदर। ठीक है, हम उसकी सुनवाई करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली फर्स्ट रीट होता है, पहला आदेश होता है। उसके बाद एक सेकंड रीट होता है जिसको बोला जाता है मेंडेमस। ठीक है, अब मेंडेमस क्या होता है,
तो ये बेसिकली होता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी करने वाला यानी सरकारी नौकरी करने वाला अगर अपनी ड्यूटी को नहीं करता है, ठीक है, अपने काम को नहीं करता है, और अगर आप देखते हो भैया ये तो अपना काम चोरी कर रहा है, काम कर नहीं रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जैसे अगर मान लो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और आपका जो टीचर है वो पढ़ा नहीं रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे एक टाइप से आपकी राइट टू एजुकेशन का राइट भी छीन रहा है, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट भी छीन रहा है और वो अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, भैया देखो हमारा फंडामेंटल राइट ये टीचर छीन रहा है, हमारा राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का जो ए है वो ये छीन रहा है ये टीचर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे जो आदेश देगा, उस टाइम पे थोड़ी हबेस कॉर्पस लाएगा, बोलेगा जो पेश करो, ठीक है, उस टाइम पर अलग अब केस है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो आदेश देगा जिसको बोला जाएगा मैंडेमस, ठीक है। अब ये आदेश का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है बेसिकली कि लाया जाए और उससे पूछताछ फिर होगी। मैंडेमस का मतलब कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अगर अपना काम ड्यूटी जो है पूरी नहीं कर रहा रहता है तो उस टाइम पे जो आदेश दिया जाता है उसे मैंडेमस बोला जाता है, ठीक है। कि बेसिकली वो आदमी को बुलाया जाए, उसके बाद उससे पूछताछ होगी, हाँ भाई क्यों नहीं काम कर रहा था, क्या तकलीफ है, उसके बाद अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको काम से भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकेंड रेट होता है यानी आदेश होता है। यानी क्या कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है अगर वो अपनी ड्यूटी तो नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, देखो ये जो है ये अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं कर रहा और मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहा है, तो इसकी वजह से उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसे मैंडेमस बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको टीचर का एग्जांपल दिया, सरकारी टीचर, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो थर्ड रीट होता है, देखो थर्ड रीट अभी नहीं पढ़ाता हूँ आपको, थर्ड रीट जो है बेसिकली आगे पढ़ाता हूँ, पहले हम लोग डायरेक्टली फोर्थ रीट जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली थर्ड रीट थोड़ा जो है एक आगे कुछ है उसकी वजह से पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो देखो फोर्थ रीट क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखो फोर्थ रीट जो है बेसिकली वो बात करता है हमारा कोवेरेंटो के बारे में, ठीक है। अब कोवेरेंटो क्या होता है? फोर्थ जो रीट है हमारा, फोर्थ जो आदेश है जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट देता है, कोवेरेंटो का मतलब होता है बेसिकली, देखो कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे मतलब लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या फिर किसी भी एक पोस्ट के काबिल नहीं होते, लेकिन फिर भी उस पोस्ट का काम कर रहे रहते हैं। मतलब क्या कि जैसे घूस घास देकर नहीं रहता भैया, मतलब सरकारी काम में रहता ही है कि किसी आदमी को घूस दे दिया और पोस्ट में उधर जॉब मिल गई, काम मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है, घूस देकर, पैसा देकर, ठीक है। तो उस टाइम पर देखोगे तो वो जो आदमी रहता है उस काम के काबिल नहीं, या फिर उसको उतना काम हाई लेवल का आता नहीं है, लेकिन उसने पैसे देकर, घूस देकर उस काम पर आ गया है। तो बेसिकली ऐसे आदमी जो उसके लायकी का नहीं है, मतलब उसके औकात से बाहर का काम वो कर रहा है, जितना उसका लेवल नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, घूस घास देकर कैसे भी, तो उस टाइम पर आप चाहो तो उसके ऊपर केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और उस टाइम पर बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो होता है कोवेरेंटो, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब देता हूँ, इसका और भी 2-3 बेसिकली हो सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि कोई मान लो आपके आस पड़ोस में कोई आदमी है, ठीक है, उसने किसी नेता को या फिर कोई भी मान लो पहले से सरकारी नौकरी करता था, थोड़ी बड़ी पोस्ट पे था, तो उसको घूस दे दिया, पैसा दे दिया, ठीक है, और वो जो है उस नौकरी करने लगे, वो काम उधर करने लगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो आदमी है वो उतने लायक नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आता नहीं है, लेकिन उसने घूस घास देकर, पैसा वैसा देकर उधर जाकर जॉब पा ली, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, भैया देखो ये जो आदमी है ये तो घूस घास देकर, इसको उतना आता नहीं है, फिर भी इसको ये पोस्ट मिल गई है काम की और हमको तो मिल ही नहीं रहा काम, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट होगा वो जो आदेश देगा, रीट देगा, उसको बोला जाएगा कोवेरेंटो लाओ, ठीक है। अब कोवेरेंटो बेसिकली होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जो भी बेसिकली आदमी है जो पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो पूछा जाएगा, हाँ भाई बता तूने कौन से टेस्ट दिए थे, कितना मार्क्स आया तेरे को, कितना इंटरव्यू में मार्क्स आया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, फर्स्ट पेमेंट कब मिला था, ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उसकी ली जाएगी कि टेस्ट में कितना मार्क्स आया था, इंटरव्यू में कितना आया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा सवाल जिया था, मतलब जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि सच में आदमी जो है उस जॉब के केपेबल था या फिर नहीं था, कि ऐसे ही डाल दिया गया पैसा वैसा लेकर, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर मान लो आप नहीं निकलते हो भैया, आप घूस घास देकर गए हो, ठीक है, पता चल जाता है, तो ऐसे टाइम पर आपकी जॉब भी छीन ली जाएगी और जितना भी महीना आपने काम किया था उतने महीने की सैलरी भी वापस ली जाएगी, साथ में जेल में भी जाओगे और साथ में फाइन भी लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली कोवेरेंटो होता है कि अगर कोई आदमी है जो उस जॉब के लायक नहीं है और फिर भी वो जॉब कर रहा है, तो उस टाइम पर उसके ऊपर कोवेरेंटो सुप्रीम कोर्ट लगा देता है, भैया अपना मतलब वारंट दिखाओ, मतलब क्यों आप कैसे आप काम कर रहे हो, मेरे को दिखाओ, पहले अपना सारे प्रूफ दिखाओ, ठीक है। तो कोवेरेंटो उससे बोला जाता है, उस बेसिकली रीट को बोला जाता है, ठीक है, आदेश को, ठीक है। इसके अंदर एक और भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई आदमी है जो अपनी औकात से ऊपर का काम कर रहा है, मतलब जो उसका काम दिया गया है वो काम नहीं कर रहा है, वो दूसरा उससे ऊपर का दूसरा कोई काम कर रहा है, अपना जो उसका काम है वो नहीं कर रहा है, वो दूसरा काम कर रहा है, तो उस टाइम पर भी कोवेरेंटो लग सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई पुलिस वाला है, ठीक है, अब मान लो कोई पुलिस वाला है या फिर जैसे नॉर्मल जैसे कह सकते हो जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, ठीक है। अब सरकारी हॉस्पिटल में मान लो कोई झाड़ू मारने वाला है, वार्ड बॉय है जो झाड़ू मारते रहते हैं, ठीक है।
अब कोई झाड़ू मारने वाला है, ठीक है। अब अगर वो झाड़ू वाला है, अगर मान लो वो आपको इंजेक्शन मार रहा है, ठीक है, वो आपको इंजेक्शन, डॉक्टर उसको बोल दिया भाई थोड़ा इंजेक्शन मार दे, तो इतना सालों से देख रहा है, एक्सपीरियंस हो ही चुका है तेरे को, देखते देखते मार दे इंजेक्शन इसको, ठीक है, वैसे भी कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है, आपने इंजेक्शन मार दिया। अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो झाड़ू वाला था जिसने आपके ऊपर इंजेक्शन मारा है, तो उसकी लायकी देखो, वो क्या काम करने वाला, वो झाड़ू मारने का काम था उसका, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपको इंजेक्शन मार रहा है। तो ऐसे टाइम पर देखो एक टाइप से आपकी लाइफ जो थी, आर्टिकल 22 जो कहता है कि भैया आपके पास लाइफ की मतलब आपकी लाइफ की जो आपके पास मतलब है आज़ादी के, भैया आपका लाइफ जो है एक टाइप से देखो तो खतरे में ही आ गया ना। मालूम पड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सुई लगा था, अंदर ही टूट गया सुई, तो आदमी वैसे ही तड़प तड़ के मर जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तो आपकी लाइफ के साथ खेला जा रहा है। तो आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि भाई देखो ये जो झाड़ू मारने वाला है ये मुझे इंजेक्शन मार रहा था, ठीक है, इसका जो काम था वो नहीं कर रहा है, इससे ऊपर का काम कर रहा है, औकात से बाहर का काम कर रहा है। तो उस टाइम पे भी को वारंटो बोला जाएगा भैया लेके आओ, जो जो उसका पूरा स्टाफ था इन्फॉर्मेशन लेके आओ, क्यों ये इंजेक्शन मार रहा था, डॉक्टर क्या कर रहा था, नर्स क्या कर रही थी कि इसको मारना पड़ रहा है, ये क्यों मार रहा था, ज़्यादा मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है देखा जाएगा। और उसके बाद जो भी जजमेंट रहेगी कि हाँ भाई इसने गलती से मार दिया या फिर ज़्यादा जोश चढ़ा था इसलिए मार दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो उस टाइम पर से ये जो रीट होता है यानी ये जो आदेश होता है इसे बोला जाता है को वारंटो, ठीक है। तो इसे तो अब देखो बेसिकली ये जो हमारे दो ये रीड्स है बेसिकली प्रोहिबिशन और सर्जरी, अब ये है कि इसको आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टे ले लेना, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मान लो कोई भी कोर्ट है जो गलती से कोई गलत डिसीजन ले रहा है, ठीक है, या फिर बेसिकली कोई इनलीगल एक्टिविटी कर रहा रहता है, तो उस टाइम पर जो हायर कोर्ट होती है, ठीक है, हायर कोर्ट मतलब क्या, आप जैसे बेसिकली देखो लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट का मतलब क्या, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे इससे बड़ा कोर्ट कौन सा है, तो हाई कोर्ट है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए बेसिकली हायर कोर्ट कौन हो गया, तो हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। और हाई कोर्ट के लिए हायर कोर्ट कौन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है ही नहीं, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ही सबसे हायर कोर्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो कि कोई कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई गलती नहीं की थी, ठीक है, आप रास्ते से घूम रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, ठीक है। अब आपसे मान लो पानी पूरी गिर गई, कुछ भी हो गया, अब सामने जो पुलिस वाला था उसने बोला ये बॉम्ब गिराया, ठीक है, और आपको जो जेल में लेके चला गया पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला आपको पकड़ के जेल में लेके चला गया, पुलिस स्टेशन लेके चला गया, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद 24 घंटे के बाद मान लो आपको कोर्ट भी लेके चला गया, ठीक है, केस करने के लिए, भैया चलो इसके ऊपर अब केस करेंगे, बॉम्ब फोड़ रहा था पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। आप बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो पानी पूरी खा रहा था। अब मान लो आपको लेके चले गए, ठीक है, इमेजिनेशन है, कुछ भी चलता रहता है। तो मान लो पुलिस लेके चली गई आपको जज के पास में, ठीक है। अब जज जो था आपका, मान लो वो आपका दुश्मन था, ठीक है, आप मतलब एक बार आपसे कुछ हो गया था झगड़ा झगड़ी, तो वो आपका दुश्मन है, ठीक है, आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, ठीक है, जो जज है। तो उसने आपको सजा दे दो इसको फांसी की सजा, ठीक है, बम फोड़ रहा था पब्लिक प्लेस में, इसको फांसी की सजा दे दो डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपको फांसी की सजा हो जाएगी। अगर देखोगे वो जो कोर्ट है, अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था, तो आपको सही में फांसी की सजा दे दी जाएगी और आप ऊपर सीधा भगवान के पास, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो आपको ये सजा हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखो अब ऐसे टाइम पर क्योंकि ये तो गलत डिसीजन ले लिया कोर्ट ने, ठीक है, ये तो गलत चीज हो गई आपके साथ में, तो आप चाहो तो उस टाइम पर जो इससे हायर कोर्ट रहेगा, या मान लो आप हाई कोर्ट में चले गए, ठीक है, कि हाई कोर्ट में गए आप या फिर सुप्रीम कोर्ट में गए कि देखो भैया ये जो कोर्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारा इधर का थाने या फिर मुंबई किधर का भी, ये जो कोर्ट वाले देखो ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो हायर कोर्ट रहेगा उसके केस को बेसिकली देखो, जब कोई भी केस चल रहा रहता है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल मतलब कोई भी केस चल रहा रहता है, तो उस केस को रोकने के लिए, यानी अभी डिसीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है, अभी कंटिन्यू में है, तो उसे रोकने के लिए बेसिकली ऊपर से आदेश आता है, तो उसे बोला जाता है प्रोहिबिशन। यानी क्या कि अभी स्टे ले लो, यानी अभी अपने डिसीजन को रोक दो, अभी आप मतलब केस को अभी रोक दो कुछ समय के लिए, ठीक है, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे कि क्या हुआ है, इसने क्या कर दिया, कौन सा बम फोड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। जब हायर कोर्ट जो होती है वो छोटे वाले कोर्ट को बोलती है कि अपने डिसीजन को कुछ समय के लिए रोक दो, अपने ट्रायल को रोक दो, ठीक है, आप केस चला रहे हो ना तो उसको रोक दो, ठीक है, हम उसको देखेंगे क्या हो रहा है, तुम क्या वो फांसी की सजा दे रहे हो, ठीक है। तो फिर उधर सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट जो भी रहेगा वहां पर केस चलेगा कि हाँ भाई सही में बम फोड़ा था कि नहीं फोड़ा था, उस टाइम पे पता चल गया इसने तो कोई गलती नहीं की थी, तो आपको फिर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रोहिबिशन बोला जाता है कि अगर मान लो कि आपको गलती से कोई कोर्ट वाला है, कभी बार गलती से भी हो जाता है, ये कोई छोटा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हायर कोर्ट है, वो अगर कोई गलत डिसीजन आपके ऊपर ले लेता है या फिर बेसिकली ऐसे कुछ गलती कर देता है, तो ऐसे टाइम पर अगर आप हाई कोर्ट में चले जाते हो, मतलब बड़ी इससे जो हायर कोर्ट है, जैसे आप मान लो हाई कोर्ट गलती कर रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट ने गलत आपको डिसीजन सुना दिया, तो उससे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप उधर चले जाते हो और उधर बोलते हो देखो भैया ये गलत डिसीजन ले लिया हमारे ऊपर, तो उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा वो हाई कोर्ट को बोलेगा कि अपने डिसीजन के लिए तू अभी कुछ समय के लिए स्टे ले रुक जा,
और मैं उसके ऊपर डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा फिल्म में कि अगर मान लो कोई हाई कोर्ट में हार जाता है केस, तो क्या बोलता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब क्या होगा, क्या हाई कोर्ट ने बोला उसका बात ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो हाई कोर्ट की जो बात है उसको कुछ समय के लिए रोक देगा, बोलेगा भाई के लिए तू चुप हो जा, मैं देखता हूँ इस केस को, ठीक है। तो इसको प्रोहिबिशन बोला जाता है। जब हायर कोर्ट जो रहता है वो छोटी वाली कोर्ट के जो बेसिकली केसेस चल रहे रहते हैं उसको कुछ समय के लिए प्रोहिबिट रोक देता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लो अब जैसे कोई केस चल रहा था, ठीक है, आपको मान लो पुलिस वाले पकड़ के लेके चले गए, ठीक है। अब मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर मान लो हाई कोर्ट ही चले मान लेते हैं, बड़ी कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट मान लो महाराष्ट्र की जो है उसने आपको सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी कि भैया रास्ते में बम फोड़ रहा था, ठीक है। अब आपको सजा दे दी, सजा सुना भी दी, ठीक है, केस खत्म हो गया, पेन तोड़ दिया, खत्म कहानी, ठीक है। आपको सजा दे दी कि अब जाओ 1 हफ्ते बाद तुम्हें फांसी की सजा होने वाली है, ठीक है। अब आपको सजा सुना चुके, केस खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली देखोगे तो अभी भी क्योंकि ये गलत डिसीजन लिया गया है तो कोर्ट ने गलती कर दी, आपको गलत डिसीजन दे दिया है, गलत बेसिकली आपके साथ न्याय नहीं किया है, तो ऐसे टाइम पर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में पास में कि देखो भैया ये जो है ये जो कोर्ट वाले हैं हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र का उसने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को सीधा फांसी की सजा दे दी 1 हफ्ते बाद में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उस टाइम पर प्रोहिबिशन नहीं लगेगा कि भैया अपने केस को रोक दो, केस तो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पर बेसिकली जो बेसिकली आदेश देगा उसको बोला जाएगा सर्जरी, ठीक है। सर्जरी बेसिकली इसका मतलब जिसे आपने सुना होगा सर्जरी करना मतलब चीड़ फाड़ कर देना, ठीक है। मतलब क्या कि अब जो भी हाई जो लोअर कोर्ट है यानी जो हमारा जैसा हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का उसने आपको बेसिकली बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद फांसी की सजा, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा उस सजा को काट कूट देगा, मतलब फाड़ देगा कि भैया इसकी सजा को हम मानेंगे नहीं, हम इसका केस चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा सच में इसको फांसी की सजा देनी है कि नहीं देनी। और अगर उधर भी प्रूफ हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में भी कि हाँ भाई फांसी की सजा दे दो, तब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो उधर प्रूफ नहीं होता हाँ भाई इसको नहीं देनी चाहिए फांसी की सजा, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तब आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोहिबिशन कब लगता है, तो ये बेसिकली कोई कोर्ट है अगर कोई गलती कर रहा है और वहां पर केस अभी कंटिन्यू में चल रहा है तो उस केस को रोकने के लिए बेसिकली ये प्रोहिबिशन का जो है आदेश जो है वो हायर कोर्ट देता है, कोई भी जो बड़ा कोर्ट होता है वो छोटी कोर्ट को देता है, ठीक है। और सर्जरी कब देता है, जब केस खत्म हो चुका है और ऑर्डर मिल चुका है, मतलब ऑर्डर दे दिया है, जो भी आदेश था मतलब बेसिकली जो भी केस था वो खत्म हो चुका है और सजा मतलब सुना दी गई है कि भैया इसको 1 हफ्ते बाद फांसी की सजा। तो वो सुनाने के बाद जो बेसिकली रीट देते आदेश देती है हायर कोर्ट उसे सर्जरी बोल जाता है कि भैया अब इस आदेश को हम काट कूट दे रहे, मान्यता नहीं रहेगी इसकी, हम नया केस चलाएंगे और फिर से देखेंगे। और अगर फिर भी लगता है सुप्रीम कोर्ट भी अगर बोल देता है कि हाँ भाई इसने गलती की है इसको फांसी की सजा दे दो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है तो फिर खत्म कहानी, फिर तो जाओ फांसी की सजा मिलेगी 1 हफ्ते बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली दो आदेश थे, ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बेसिकली हमारा जो बेसिकली हमारा सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई भी जो हमारा हाई कोर्ट है वो हमें किस तरीके से बचाता है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी छीन रहा रहता है, ठीक है। या फिर हमें कोई भी गलत बेसिकली हमारे साथ गलत होता है, फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई छीनता है हमारा तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा बेसिकली कह सकते हो हमारा जो यूनिट 2 है वो फिनिश हो गया है एंड सेकेंड लेक्चर से अब हम बेसिकली हमारा जो 3rd यूनिट है उसको चालू कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि देखो आपका जो टोटल फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो हमारा जो चैप्टर है तो आर्टिकल 32 तक ही खत्म हो गया, 33, 34, 35 किधर है, ठीक है, वो तो बताया ही नहीं है। और आपके बुक में देखो तो आर्टिकल 12, 30 भी नहीं बताया था, 13 भी नहीं बताया था, ठीक है। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि देखो आपका जो यूनिट 2 है वो बात किस चीज़ के ऊपर करता है, ह्यूमन राइट्स, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बात करता है। और अगर फंडामेंटल राइट्स जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक देखोगे तो जो आपके मेन फंडामेंटल राइट्स यानी जो आपको मिल रहे हैं, जो आपके अधिकार है वो शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से, ठीक है। आर्टिकल 12, 13 तो देखोगे तो वो तो अलग ही चीज़ है, वो मान लो इंट्रोडक्शन की तरह है, ठीक है। मेन राइट्स तो आपको आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं आर्टिकल 32 तक, ठीक है। अब आर्टिकल 33, 34, 5 क्या है बेसिकली, तो देखो ये जो आर्टिकल 33, 34, 35 जो है ये आपके कोई फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते नहीं है, यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका जाता है, यानी आपकी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहती है कि आप यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाएगा। कि जैसा मार्शल जैसे अगर मान लो आप आर्मी में चले जाते हो तो आर्मी में अगर मान लो पुलिस वाला जो है मतलब आर्मी में मान लो जो चीफ है अगर वो आपको जमीन पे बैठा रहा है कि जमीन पे बैठ और मान लो वो खुद ऊपर बैठा हुआ है तो उस टाइम पर आप ये नहीं बोल सकते भेदभाव क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है, कि मैं नीचे बैठा हुआ और इसको ऊपर बैठाए हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं बोल सकते, उस टाइम पर नहीं बोल सकते हमारी इक्वालिटी नहीं है, हो इक्वालिटी क्यों नहीं हो रही, मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हो आप, ठीक है। तो उस टाइम पर आप ऐसा नहीं कर सकते। और उस टाइम पर अगर आप कोई भी आपका फंडामेंटल राइट अगर छीन रहा रहता है तो उस टाइम पर आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके जा भी नहीं सकते कोर्ट के अंदर, सुप्रीम
कोड में, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 33, 34, 5 में ये बताया गया है कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं वो छीन लिए जाते हैं। जैसे कि अब सेना में हो गया तो वहाँ पर छीन लिए जाते हैं, वहाँ पर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स काम के नहीं रहते, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई गलती की, ठीक है, तो आपको मार भी दिया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे आपने कोई सीक्रेट, जैसे आर्मी में जाओगे या फिर मान लो आपको टॉप एजेंट बना दिया गया, ठीक है। रॉ एजेंट आपने सुना होगा ना, कि दूसरे देशों में जाकर सीक्रेटली इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो आपके पास कौन सी आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आपके पास बोलने की भी आज़ादी है। तो पता चला आप रोड पे आकर पब्लिक में बोल रहे हो, देखो देखो मैं तो इधर उधर गया था, मैं चाइना गया था, पाकिस्तान गया था, मैंने ये काम किया, वो काम किया। तो ऐसे टाइम पर देखो तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पर आपके राइट्स को छीन लिया जाएगा, आप नहीं बोल सकते हो, आपको बोलने का हक नहीं है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 33, 34, 35 जो है वो कोई भी एक आपको फंडामेंटल राइट्स मिल नहीं रहे, वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है रोके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके बुक में वो बताया नहीं गया कि वो जब मिल नहीं रहा, कोई मिलने की बात ही नहीं तो क्यों बताना है, ओके। तो इसलिए आपको 32 तक ही बताया गया, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाता है। मे भी आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा या फिर कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली जिसके अंदर हम लोग अपना आर्टिकल 32 हम लोग अपना 3rd यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो जी है, तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों के साथ में, ताकि जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है तो लाइक कर दो ताकि मेरे को भी समझ आए, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ, तो मतलब सपोर्ट दिखाने के लिए शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो समझ आती है या फिर नहीं आती है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बता सकते हो, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी हमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पस के लिए तो वो बेसिकली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को, ठीक है। टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो यानी 1-2 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, सो मे भी यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार चेक कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो को और देख सकते हो। अगर आ गई होगी तो जाकर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।